नमस्कार आप सभी को। यदि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो केडी क्लासेस एप्लीकेशन पर निम्न कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन 35 अंक जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। इस विषय को सर के मार्गदर्शन में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट और पंचायती राज तथा योजनाओं का बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई सारे एग्जाम्स कराए हैं और उन्हीं परीक्षाओं में कुछ कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, कुछ का मतलब 15 और यूपी जीके से संबंधित 20 सवाल पूछे गए हैं। और जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसमें कुछ सवालों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया गया है, चाहे यूपी जीके हो या फिर कंप्यूटर हो, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से सवाल पूछे गए हैं, कैसे-कैसे पूछे गए हैं, उनका डिटेल्ड डिस्कशन हालाँकि पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं करा पा रहा था, तो अब इनको शुरू करेंगे। और जैसे-जैसे सवाल पूछे गए हैं, उसी के आस-पास जितने भी टॉपिक्स में पॉइंट्स बन सकते हैं, सबको आपके सामने रखेंगे। इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसके बाद उनको रिवाइज़ करिए। सवाल आपको इसी के इर्द-गिर्द घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है? परीक्षाओं में, जो भी आपकी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं। इसको शुरू करूँ, मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ दे देता हूँ। वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो 65 अंकों का कंप्लीट बैच है, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर तैयारी आपने कहीं से नहीं की है, तो फिर आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट, मॉक 1.0 इसके 10 मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएँगे, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीपीओ के लिए जो 20 अंकों की योजनाएँ आ रही हैं, तो योजनाओं में अगर आपको एनरोल होना हो, तब भी आपको ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए, अब आते हैं यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर। यूपी जीके और कंप्यूटर का बैच, ये दोनों कॉम्बो बैच है, जिसमें आपको यूपी जीके और कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा, ठीक है? तो इसका भी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप केवल यूपी जीके से एनरोल होना चाहते हैं, तो इसका भी बैच अवेलेबल है और कंप्यूटर केवल अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, तो फिर इसका भी बैच आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आपको वहीं पर कूपन कोड दिया गया होगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 66 से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल अब बढ़ाया गया है, हालाँकि पहले तो इस लेवल के नहीं आते थे। चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 देखो। यहाँ पर आपसे एसएसटी और एचडीडी के संबंध में सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि एसएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक? एसएसडी के बारे में कौन-सा कथन सही है? यहाँ पर कुल मिला के एसएसडी और एचडीडी की तुलना की गई है। तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखे हैं एसएसडी क्या है? एचडीडी क्या है? और इनका एक तुलनात्मक अध्ययन। पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर सवाल में आएँगे और फिर देखेंगे क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो सवाल को? सबसे पहले एचडीडी और एसएसडी, ठीक? ये जो एचडीडी लिखा है इसे कहा जाता है हार्ड, गौर करें, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक? और ये जो एसएसडी लिखा है इसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब यहाँ पर आओ, ये मैंने इस शब्द को उठाया सबसे पहले। मैं उठाता हूँ एचडीडी को, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को। मुझे बताओ, चाहे एसएसडी हो, सॉरी एसएसडी हो या फिर एचडीडी हो, ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, यानी कि यहाँ पर आप डेटा स्टोर करते हो। अर्थात एचडीडी में मुझे 2 बातें बताइए कि क्या ये स्टोरेज डिवाइस है? हाँ, आप कहोगे यह एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? यह एक स्टोरेज डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस कैसी? पारंपरिक है, पारंपरिक है, ठीक है? आम तौर पर इसमें इसके फीचर्स क्या हैं? आम तौर पर इसमें एक घूमती हुई यानी स्पिनेबल डिस्क होती है, या हम कहें प्लेटर होता है और रीड राइट हेड होता है इसमें। जो रीड राइट हेड होता है, जब भी कभी जो स्पिन करती हुई डिस्क होगी, उससे अगर डेटा को रीड करना है, डेटा को राइट करना है, तो फिर वो आगे-पीछे सरकता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एचडीडी है, इसमें कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं? तो इसमें चुंबकीय सामग्री से लेपित
चुंबकीय सामग्री से लेपित एक घूमती हुई डिस्क होती है, स्पिनेबल डिस्क। ठीक? एक घूमती हुई डिस्क होती है। अच्छा, ये जो घूमती हुई डिस्क होती है, इसी में एक रीड राइट हेड होता है। एक रीड राइट रीड राइट हेड होता है। ठीक है? आम तौर पर जो रीड राइट हेड होता है, वो डिस्क पर जो भी संग्रहीत डेटा होता है, तो डेटा में यानी कि जो घूम रही स्पिन कर रही डिस्क है, उसमें आगे-पीछे होकर ये जो डेटा को रीड या फिर राइट करता है। अब ये तो हो गई बात एचडीडी की। मैं आपसे थोड़ी-सी बात कर लूँ एसएसडी की। ये क्या होता है? दरअसल एसएसडी ये भी डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम है। आम तौर पर ये किसका इस्तेमाल करता है? ये स्पिनिंग डिस्क का इस्तेमाल नहीं करता है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक घूमती हुई इसमें डिस्क होती है। लेकिन जब आप एसएसडी को पढ़ते हो तो यहाँ पर स्पिनिंग डिस्क की बजाय ये किसका इस्तेमाल करता है? ये नैंड ये नैंड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, के बजाय यह फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है? फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, तो आम तौर पर ये जो एसएसडी होता है, एचडीडी की तुलना में तेज़ होता है और अधिक टिकाऊ होता है। तेज़ और यह अधिक टिकाऊ होता है, ठीक है? अब यहाँ पर आओ ज़रा, हम आपसे एचडीडी और एसएसडी इनमें क्या समानता है? मुझे क्या बता सकते हो? अभी हम लोग इसमें अंतर में भी चलेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें समानता क्या है? तो आप बताओगे, दोनों का उपयोग हम करते हैं, चाहे एचडीडी का इस्तेमाल हो या फिर एसएसडी का इस्तेमाल हो। हम इन दोनों का उपयोग करते हैं डेटा को संग्रहीत करने के लिए। संग्रहीत का मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? अच्छा, अगर आपको बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना हो, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो एचडीडी का इस्तेमाल, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप तेज़ प्रदर्शन चाहते हो, साथ ही साथ स्थायित्व चाहते हो, यानी टिकाऊपन चाहते हो और इसके अलावा अगर आप ऊर्जा दक्षता चाहते हो, तो फिर आप इस्तेमाल करते हो एसएसडी का। एसएसडी का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है? तेज़ प्रदर्शन के लिए, स्थायित्व के लिए और इसके अलावा ऊर्जा दक्षता के लिए। ठीक है? ऊर्जा दक्षता के लिए हम आमतौर पर एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आइए ज़रा हम आपसे एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनमें अंतर समझ लेते हैं। क्या है इनमें अंतर? सबसे पहले इधर हम एचडीडी के बारे में लिखेंगे और इधर एसएसडी के बारे में लिखेंगे। मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छा, इसमें स्पिनेबल डिस्क था। स्पिनेबल डिस्क यानी कि अन्य जो यंत्र हैं, चाहे रीड राइट हेड हो या फिर स्पिनेबल डिस्क हो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एचडीडी में गतिशील यांत्रिक तंत्र होता है या हम कहें कि इसमें गतिशील गतिशील यांत्रिक भाग होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम एसएसडी की बात करें, तो इसमें क्या कोई गतिशील यांत्रिक भाग था? नहीं। इसमें गतिशील या हम कहें इसमें यांत्रिक भाग तो नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ पर आईसी और इलेक्ट्रॉनिक भाग्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक तो इसका ये अंतर हो गया, दोनों में अंतर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब इस तरह के सवाल आपसे बनाए जाते हैं कथन वाले, बड़े-बड़े, लंबे-लंबे सेंटेंस। वो ज़माना छूट गया जब एचटीडी का आपसे फुल फॉर्म पूछेगा और सवाल आगे बढ़ा देगा। दूसरा इसमें कंडीशन देखो, दूसरा मुख्य अंतर क्या है? एचडीडी। एचडीडी का जो रीड राइट है, रीड राइट हेड जो था, वो अधिक समय लेता है रीड राइट के लिए, यानी एचडीडी का जो रीड राइट टाइम होता है, टाइम अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो रीड राइट टाइम होगा एसएसडी का रीड राइट टाइम ये एचडीडी की तुलना में कम होता है, ठीक? तीसरा अंतर क्या है? मुख्य। अब मुझे बताओ यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, तो फिर एचडीडी की जो विलंबता होती है, वो अधिक होगी। एचडीडी की विलंबता ये कैसी होगी? ये होगी अधिक। अब मुझे बताओ यहाँ पर विलंबता कैसी होगी? यहाँ पर विलंबता कम होगी एसएसडी में, ठीक? अच्छा,
यहाँ पर यांत्रिक भाग हैं, तो जहाँ पर यांत्रिक पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है, अर्थात इसका आकार बड़ा होगा, ठीक है? यानी कि विलंबता अधिक है, तो मुझे बताओ जो इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस होंगे, वो प्रति सेकंड यहाँ पर ज़्यादा होंगे या कम होंगे? इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ पर विलंबता यानी टाइम कम लग रहा है और अगर टाइम कम लग रहा है रीड राइट में, तो फिर यहाँ पर जो इनपुट-आउटपुट के ऑपरेशंस होंगे, वो अधिक तेज़ी से होंगे। लिख लो ज़रा इसको भी। एचडीडी में प्रति सेकंड कम इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन समर्थन करता है, ठीक है? यानी कि एचडीडी प्रति सेकंड कम इनपुट-आउटपुट ऑपरेशंस को समर्थन करता है, लेकिन एसएसडी की खास बात क्या होती है? ये प्रति सेकंड अधिक इनपुट-आउटपुट के ऑपरेशंस का समर्थन करता है, ठीक है? यहाँ तक। अब मुझे बताओ मैकेनिकल पार्ट्स कहाँ पर हैं? एचडीडी में, तो इसका वज़न कैसा होगा? इसका वज़न होता है भारी। एसएसडी में क्या होगा? एसएसडी में वज़न हल्का होता है। वज़न एचडीडी की तुलना में हल्का होता है। बताओ यहाँ पर आकार कैसा होगा? आकार होगा बड़ा और यहाँ पर आकार कैसा होगा? यहाँ का आकार होता है हल्का, हल्का मतलब छोटा, ठीक है? आकार छोटा होता है। अब मुझे बताओ प्रति इकाई भंडारण के हिसाब से कौन सस्ता होगा? ये सस्ता होगा, ये होता है सस्ता यानी एचडीडी और एसएसडी ये महँगा होता है कॉस्ट के हिसाब से। मुझे बताओ यांत्रिक पार्ट्स कहाँ थे एचडीडी में? यहाँ पर यांत्रिक पार्ट्स थे, तो जब रीड राइट हेड चलेगा तो शोर उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा पार्ट्स है नहीं, तो एसएसडी शोर उत्पन्न करेगा क्या? नहीं। लिख लो ज़रा, यह शोर उत्पन्न करता है, शोर उत्पन्न करेगा, यह शोर उत्पन्न नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, ठीक है? आम तौर पर इसमें बताइए डेटा एक्सेसिंग की गति कैसी होती है? धीमी होगी या फिर हार्ड होगी, जो तेज़ होगी? यहाँ पर जो डेटा एक्सेस की गति होती है, डेटा एक्सेस की गति ये धीमी होती है और अगर यहाँ पर आओगे एचडीडी से तुलना करोगे एसएसडी की, तो डेटा एक्सेस की गति यहाँ पर तेज़ होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पर यांत्रिकी पार्ट है, इसका मतलब बिजली की खपत ये ज़्यादा करेगा एचडीडी, विद्युत की खपत या हम कहें बिजली की खपत ये ज़्यादा करेगा और इसकी तुलना में एसएसडी की अगर हम बात करें, तो बिजली की खपत कम करेगा, ठीक है? ये बातें आप समझ पाए? चलो, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन में। यहाँ से पढ़ो, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस के लिए ध्यान देना एसएसडीज़ एचडीडीज़ की तुलना में धीमे होते हैं। यानी कि एसएसडी एचडीडी की तुलना में क्या धीमे हैं? मैंने अभी आपको धीमा बताया था क्या? नहीं, ये तेज़ है और ये धीमा है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन-सा कथन सही है? अब दूसरे में आओ, कह रहा है कि एसएसडीज़ नैंड पर आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा था? एसएसडी में एचडीडी, ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। दूसरे तीसरे में आओ, एसएसडीज़ में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी क्या स्पिनेबल डिस्क होती है यहाँ पे? नहीं होती है और उन्हें एचडीडीज़ की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, यही उन्हें अधिक टिकाऊ बनाता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट्स तो होता नहीं है और एचडीडी की तुलना में एसएसडी अधिक टिकाऊ भी होते हैं, तीसरा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एसएसडीज़ एचडीडीज़ की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं, क्या ये सही है? मैंने आपको लास्ट सेंटेंस बताया था, यहाँ पर आओ, ये अधिक बिजली की खपत करते हैं और ये कौन है? ये है एचडीडी और ये है एसएसडी यानी कि ये ज़्यादा सॉरी एचडीडी ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं और एसएसडी ये कम बिजली की खपत करते हैं। तो आपसे वही पूछा था, एसडीडीज़ एचडीडीज़ की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? यानी ऊपर से 2, 3 और 4 सही हैं, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सवाल कहाँ गया? हुँ, ये आया, देखो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा टीडीएमए
और सीडीएमए के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। टीडीएमए और सीडीएमए के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर कौन-सा है? कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। तो ये 2 शब्द पकड़ो। एक तो मैंने लिया टीडीएमए और दूसरा शब्द लिया मैंने सीडीएमए। यहाँ पर आओ। इनके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप हमारे बैच से एनरोल कर सकते हो। सीडीएमए और एक है टीडीएमए। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फिर हम इसके अंतर में आते हैं। इसको बोलेंगे कोड डिवीज़न, मल्टीपल एक्सेस और इसे कहेंगे टाइम डिवीज़न टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक? अब यहाँ पर देखो, चलो सबसे पहले तो मैं टीडीएमए को उठाता हूँ और यहाँ पर आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये मैंने लिखा टीडीएमए। मुझे इस शब्द का अर्थ ज़रा ब्रेक करके बताओ। एक बार मैं इसका फुल फॉर्म फिर लिखता हूँ। ध्यान देना। मैंने कहा डिवीज़न टाइम डिवीज़न मल्टीपल मल्टीपल एक्सेस। अब इस शब्द को पकड़ो, ये शब्द लिखा है टाइम डिवीज़न, ठीक? मल्टीपल एक्सेस इसको आप छोड़ो अभी। साफ-साफ लिखा हुआ है टाइम डिवीज़न। टाइम डिवीज़न का मतलब क्या है? यानी कि समय के आधार पर इसमें विभाजित किया जाता है, मल्टीपल एक्सेसेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें चैनल की जो बैंडविड्थ होती है, उसे समय के आधार पर विभिन्न स्टेशनों में डिवाइड किया जाता है। और जो भी स्टेशन में डिवाइड किया जाता है, हर एक स्टेशन को अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है। टाइम स्लॉट, अलग टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। इसी वजह से आपने यहाँ पर देखा टाइम का डिवीज़न हो रहा है। टाइम का डिवीज़न इसके आधार पर बैंडविड्थ को समय के आधार पर डिवाइड किया जा रहा है। यानी टाइम में डिवीज़न हो रहा है, ठीक? अब मुझे एक बात बताइए, टाइम में डिवीज़न हो रहा है, टाइम का डिवीज़न, तो फिर अलग-अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड भी किया जाएगा। यानी कि टीडीएमए क्या है? टीडीएमए अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें चैनल की जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को समय के आधार पर अलग-अलग स्टेशनों में विभाजित किया जाता है। हर एक स्टेशन को एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है। याद रखें, जो स्टेशन को जो टाइम स्लॉट दिया जाता है, वो उसी टाइम स्लॉट के आधार पर डेटा को संचारित करता है। ठीक है? ये सिंपल सी डेफिनिशन है टीडीएमए की, याद रखो। पूछ ली जा सकती है आपसे। इसमें इसमें चैनल की बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ को समय के आधार पर समय के आधार पर विभिन्न स्टेशनों में विभिन्न स्टेशनों में विभाजित किया जाता है या हम कहें डिवाइड किया जाता है। ठीक? गौर करो। इसमें चैनल की बैंडविड्थ के आधार पर विभिन्न स्टेशनों को अलग-अलग समय में विभिन्न स्टेशनों को विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर आओ ज़रा। अच्छा, अलग-अलग स्टेशनों में अगर आप विभाजित कर रहे हो, किसके आधार पर विभाजित कर रहे हो? टाइम के आधार पर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्टेशन को एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है। एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है, ठीक? एक अलग टाइम स्लॉट मिलता है और एक जो अलग टाइम स्लॉट मिल रहा है, तो जो भी डेटा का संचरण होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा, वो उसी टाइम स्लॉट में किया जाएगा। अर्थात स्टेशन केवल उसी टाइम स्लॉट पर जो उन्हें अलॉट किया जाता है, उसी टाइम स्लॉट के आधार पर डेटा संचरित करेंगे, ठीक है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज़ करो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ये एक डॉक्टर साहब हैं और ये अपनी केबिन में बैठे हैं। अब इनके पास बहुत भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप अपना एक टाइम स्लॉट बुक कराओगे और कहोगे मुझे 1 से लेकर 2 बजे तक मेरा टाइम स्लॉट है, ठीक है? उसके लिए आप पेमेंट करोगे। इन हर एक बंदों का अलग-अलग टाइम स्लॉट होगा और फिर उन्हीं टाइम स्लॉट के आधार पर ये लोग भी इस डॉक्टर के पास जाएँगे। तो फिर इनका जो भी टाइम स्लॉट होगा, उसी आधार पर ये डॉक्टर साहब इनसे मिलेंगे और इनकी समस्या को पहचानेंगे। कुछ इसी प्रकार से होता है। आप इसको एक थ्योरी के रूप में, एक प्रतीकात्मक स्टोरी के रूप में याद रख सकते हो। ठीक है? जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उसी के आधार पर डेटा का संचरण किया जाता है। ये है टीडीएमए। अब आ जाओ हम बात कर लें सीडीएमए की। इसे बोलते हैं कोड डिवीज़न
मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस। दरअसल इसमें एक यूनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो सभी स्टेशन होते हैं, वो एक साथ डेटा का संचरण कर सकते हैं। इसमें टाइम को नहीं डिवाइड किया जाता है। टाइम के आधार पर इसमें डिवीज़न नहीं होता है, याद रखिएगा। अर्थात कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में इसमें सभी स्टेशन एक साथ डेटा का संचरण करते हैं, एक साथ डेटा संचरित करते हैं, ठीक है? याद रखें, यहाँ पर टाइम डिवीज़न नहीं हो रहा है, अर्थात प्रत्येक स्टेशन को हर समय पूरी आवृत्ति पर डेटा संचरित करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ से एक बात याद रखना, जो टीडीएमए है, अभी मैंने बताया था टीडीएमए, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये अलग-अलग टाइम स्लॉट पर अलग-अलग टाइम स्लॉट पर डेटा का संचरण करते हैं या हम कहें, ये अलग-अलग टाइम स्लॉट का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम सीडीएमए की बात करें, तो फिर ये अलग-अलग टाइम स्लॉट का तो इस्तेमाल करता नहीं, तो फिर किसका इस्तेमाल करता है? ये यूनिक कोड का इस्तेमाल करता है। इसकी खास बात ये होती है, यह यूनिक कोड का उपयोग करता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वापस आओ ज़रा। अब इसको पढ़ो। टीडीएमए और सीडीएमए के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर, टीडीएमए क्या है? टाइम डिवीज़न, ठीक है? और सीडीएमए क्या है? ये यूनिक कोड का इस्तेमाल करता है। पढ़ो, सीडीएमए आवृत्ति स्पेक्ट्रम को चैनलों में विभाजित करता है, जबकि टीडीएमए प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग-अलग आवृत्तियाँ प्रदान करता है। ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इनमें से एक ही आवृत्ति साझा करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक ही आवृत्ति साझा करने में कौन-सा कथन सही है? टीडीएमए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का इस्तेमाल करता है, जबकि सीडीएमए ट्रांसमिशन के लिए सीडीएमए समय विभाजन का इस्तेमाल कहाँ करता है? ठीक? टीडीएमए आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विभिन्न आवृत्तियों में विभाजित करता है, बल्कि सीडीएमए सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एकल आवृत्ति बैंड का इस्तेमाल करता है। आगे पढ़ो ज़रा। टीडीएमए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है। यहाँ तक तो सही है, ठीक? आगे पढ़ो। सीडीएमए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड का इस्तेमाल करता है। अद्वितीय कोड मतलब यूनिक कोड का इस्तेमाल करता है। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 68 68 नंबर। इसको पढ़ो, कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लेन-देन के लिए कौन-सी तकनीक आधार रेखा है? क्रिप्टो करेंसी लेन-देन के लिए कौन-सी तकनीक आधार रेखा है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर ब्लॉकचेन? याद रखो, क्रिप्टो करेंसी के लिए आधार रेखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आओ, मैंने आपको ब्लॉकचेन डिटेल में बताया था, इसके कितने टाइप्स होते हैं, अन्य बातें, ठीक है? ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, सबसे पहले मुझे बताओ ब्लॉकचेन होता क्या है? एक आप कहोगे, यह एक नई तकनीक है। आम तौर पर ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है डीएल, याद रखो, जस्ट वेट, इसे कहा जाता है डीएलटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल ये आया डीएलटी क्या है? आप बताओगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, एल का मतलब हो जाएगा लेज़र और टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक? इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। आम तौर पर जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है। अब ऐसी स्थिति में ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स को फिर हैक नहीं किया जा सकता है, इनकी खास बात ये है। और अगर मुझे बताओ इनको हैक नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये ज़्यादा सुरक्षित हैं? बोलो भाई। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसे यह एक नई तकनीक है, जिसे डीएलटी भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और एक खास बात, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं, ठीक है? और अगर ये जुड़े हैं, तो फिर इन्हें हैक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। एक खास बात इसकी और होती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। आम तौर पर इस परियोजना को कब प्रस्तावित किया गया था? आप बताओगे, एक वर्ष था 1991, याद रखिएगा। इस वर्ष को 1991 में एक शोध परियोजना के रूप में ब्लॉकचेन को प्रस्तावित किया गया। ब्लॉकचेन को प्रस्तावित किया गया, ठीक है? ब्लॉकचेन को प्रस्तावित किया गया और एक खास बात, 2009 में
इस वर्ष को याद रखना 2009 में बिटकॉइन में ब्लॉकचेन का प्रयोग किया गया। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन का प्रयोग किया गया, ठीक है? और अभी हाल ही की जो परीक्षाएँ हुई थीं, उनमें ब्लॉकचेन के प्रकार से भी एक सवाल आया था। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन-सा ये सवाल आया था। तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, एक बार उसको कंप्लीट ज़रूर करें। अभी इस तरह के सवाल आप अ, दिमाग में आप हल कर पाओगे, ठीक है? कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक बार कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है, उसको एक बार ज़रूर कंप्लीट करें। और इसके बाद फिर आप देखोगे जितने भी चाहे जितना टफ़ हो, आप हर एक सवाल को कहीं न कहीं उसके उत्तर तक आप पहुँच जाएँगे। देखो, ब्लॉकचेन का प्रकार। सवाल ये है कि ब्लॉकचेन का प्रकार ब्लॉकचेन के कौन-कौन से प्रकार्स होते हैं? कौन-कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया था पब्लिक ब्लॉकचेन। ये क्या होता है? पब्लिक ब्लॉकचेन। दूसरा मैंने आपको टाइप बताया था, इसे बोलते हैं निजी ब्लॉकचेन। ये क्या होता है? कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? तीसरा मैंने ब्लॉकचेन बताया था जिसे कहा जाता है कंसोर्टियम कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। और मैंने आपको चौथा ब्लॉकचेन बताया था जिसका नाम है हाइब्रिड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक है? तो जैसे ही कोई एक टॉपिक आया, जैसे ही शब्द आया ब्लॉकचेन, तो आपकी ज़िम्मेदारी है तुरंत उस टॉपिक को पूरा रिपीट करो। अब यहाँ पर पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, निजी ब्लॉकचेन क्या होता है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या होता है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होता है, इनके एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से हैं, पूरा आपको रिवाइज़ करना है नोट्स खोल के। वापस आ जाओ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉकचेन, ठीक है? ये तो हो गया 68। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 69 में। ये लिखा है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सबसे पहले तो आपको एचटीटीपी के बारे में और इसके बाद आपको एचटीटीपीएस के बारे में पता हो। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले एचटीटीपी के पास और इनसे पूछो कि महाराज आप कौन हो? ये कहते हैं कि मुझे कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं मुझे। इनसे पूछो अच्छा आपका जो ये शब्द है, ये जो पहला वाला शब्द है जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, ये कहाँ से आया? कैसे आया? तो ये बताते हैं कि वर्ष था 1965 1965 का साल था और उस समय हाइपर टेक्स्ट शब्द को इजाद किया गया था। जनाब थे टेड नेल्सन, ठीक है? व्यक्ति का नाम है टेड नेल्सन। तो इनसे पूछा गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कि साहब आपके जो पहले ये जो 2 शब्द लगे हैं हाइपर टेक्स्ट, इसका विकास कब हुआ? इन्होंने कहा कि टेड नेल्सन ने 1965 में इसका विकास किया था, हाइपर टेक्स्ट। इनसे पूछा गया बस ऐसे ही? टेड नेल्सन ने विकास कर दिया? बोले नहीं। टेड नेल्सन साहब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट था ज़ानाडू। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ज़ानाडू प्रोजेक्ट में हाइपर टेक्स्ट नामक शब्द को आविष्कृत किया गया था। लेकिन फिर दूसरा सवाल इनसे पूछा गया। इनसे पूछा गया हाँ ठीक है, हाइपर टेक्स्ट को तो आपने बता दिया। अब मुझे बताओ ये जो एचटीटीपी पूरा शब्द है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कब आया अस्तित्व में? या हम कहें इसका विकास कब हुआ? तो ये कहते हैं कि वर्ष था 1989 1989। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली और टिम बर्नर्स-ली ये इन्होंने सर्न में CERN ये क्या होता है? मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। CERN में इसका विकास किया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा एक शब्द और याद रखना SPDY ये क्या है? आप बताओगे गूगल के द्वारा ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, गूगल के द्वारा विकसित किया गया। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं एचटीटीपी की। देखो विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? एक तो इसकी विशेषता याद रखना स्टेटलेस इसकी एक खास विशेषता है और दूसरी इसकी विशेषता है ये पहली विशेषता और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो एचटीटीपी है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का अनुरोध करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है? ये मैंने लिखा स्टेटलेस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा-सा होता है कि पिछली जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं, उनको ये बरकरार नहीं रख पाता है। ये एक विशेषता होती है एचटीटीपी की, याद रखो। यह सर्वर यह सर्वर पिछली बातचीत को बरकरार नहीं रख पाता नहीं रख पाता, ठीक है? अच्छा इसकी हानियाँ क्या हैं?
अगर आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो, तो आपको कौन-कौन से लॉसेस हो सकते हैं, कौन-कौन सी हानियों से गुज़रना पड़ सकता है? तो आप बताओगे एक तो इसमें सुरक्षा का अभाव होता है, सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था अटैक्स में, साइबर अटैक मैंने बताया था, उसमें एक मैंने अटैक बताया था मैन इन द मिडल अटैक। तो कुल मिला के जब आप एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हो, तो मैन इन द मिडल अटैक जैसे हमलों के प्रति ये संवेदनशील है। अर्थात मैन इन द ये क्या होता है आपको मैंने डिटेल में बताया, ठीक है? इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। मैन इन द मिडल अटैक के लिए ये संवेदनशील है और दूसरा इसकी प्रमुख हानि है, ये बड़े डेटा जब भी कभी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस स्थिति में ये धीमे हो जाते हैं। अर्थात बड़ा डेटा ट्रांसफ़र होने पर ये धीमे हो जाते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, ये तो मैंने एचटीटीपी के बारे में बता दिया। सवाल आपसे था एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों से। अब यहाँ पर आओ ज़रा, हम इनकी तुलना करेंगे। एचटीटीपीएस इन दोनों की तुलना करो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका पूरा नाम तो आपको पता ही है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, लेकिन जो ये एस लिखा है, इसका मतलब होता है सिक्योर। आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एस का मतलब क्या है? एक अंतर ये है। अच्छा, इसका यूआरएल क्या होता है? इसका यूआरएल होता है एचटीटीपी स्लैश और इसका यूआरएल क्या होगा? इसका होता है एचटीटीपीएस। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो एचटीटीपी है, आम तौर पर जब भी कभी संचार के लिए ये पोर्ट का इस्तेमाल करता है, तो कौन से नंबर का पोर्ट का इस्तेमाल करता है? याद रखो, यह संचार के लिए पोर्ट संख्या 80 का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पर कौन-सी पोर्ट संख्या का इस्तेमाल करता है? आप बताओगे पोर्ट संख्या 443 443 यानी कि 443 का इस्तेमाल करता है। मुझे बताओ, ये जो एचटीटीपी है, क्या ये सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है? ये याद रखें, एचटीटीपीएस का मतलब ये सिक्योर, तो एचटीटीपीएस की तुलना में एचटीटीपी असुरक्षित है, अर्थात ये इसे असुरक्षित माना जाता है माना जाता है। तो मुझे बताओ एचटीटीपीएस को क्या कहोगे? इसे सुरक्षित माना जाता है। अच्छा, ये असुरक्षित क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि इसमें एन्क्रिप्शन अनुपस्थित होता है और मैंने एन्क्रिप्शन में क्या क्या बताया था? जो भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, वो सिफर टेक्स्ट में बदल जाता है। सिफर टेक्स्ट क्या होता है? मैं इसको 2-3 बार आपको बता चुका हूँ बैच में, ठीक है? तो ये असुरक्षित क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन अनुपस्थित होता है। अब मुझे बताओ, ये सुरक्षित क्यों है? तो इसमें एन्क्रिप्शन होगा या नहीं होगा? इसमें एन्क्रिप्शन उपस्थित होता है। उपस्थित है। तो ये जो एन्क्रिप्शन है, इसी जब भी कभी डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है, वो जो टेक्स्ट होगा, उसे सिफर टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें किसी भी सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं होती है। सर्टिफ़िकेट का मतलब जैसे आप एसएसएल का नाम सुने होंगे, अ, टीएसएल का नाम आपने सुना होगा और ये जो एचटीटीपी है, आम तौर पर एचटीटीपीएस से अधिक तेज़ होता है। ये अधिक तेज़ होता है, लेकिन ये एचटीटीपी से थोड़ा-सा धीमा होता है, ठीक है? जब भी कभी इसमें डेटा का स्थानांतरण होता है, एचटीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पर मैं बात करूँगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ध्यान दो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जब भी कभी डेटा का स्थानांतरण होता है, तो ये किस रूप में होता है? सिंपल टेक्स्ट के रूप में होता है, याद रखो। सिंपल टेक्स्ट के रूप में होता है। क्यों सिंपल टेक्स्ट के रूप में? जैसे मैंने पीछे बताया था कि भैया यहाँ एन्क्रिप्शन तो होता नहीं है एचटीटीपी में। एन्क्रिप्शन होगा तो जो टेक्स्ट बनेगा उसे हम कहेंगे सिफर टेक्स्ट। बोलो भाई, सिफर टेक्स्ट। तो अब यहाँ एन्क्रिप्शन तो हो नहीं रहा है, तो जो भी डेटा होगा वो सिंपल टेक्स्ट के रूप में स्थानांतरित हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ ज़रा एचटीटीपीएस के पास। यहाँ पर जब भी कभी डेटा स्थानांतरित होगा तो वो किस रूप में होगा? क्योंकि एन्क्रिप्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सिफर टेक्स्ट के रूप में स्थानांतरित होगा। अर्थात
इसमें डेटा सिफर टेक्स्ट के रूप में सिफर टेक्स्ट के रूप में स्थानांतरित होता है स्थानांतरित होता है। ये बात आप समझ पाए यहाँ तक? चलो मुझे बताओ कि संचार के लिए ये इस कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है? आम तौर पर संचार के लिए क्या एसएसएल और टीएसएल इन दोनों के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है। एसएसएल क्या होता है, टीएसएल क्या होता है, ठीक है? आप नोट्स को बार-बार जो भी प्रिंट आपने निकलवाए हों, उनको रिवाइज़ करो और यहाँ से सवाल इस तरह से आपसे देखने को ज़रूर मिलेंगे। एचटीटीपी संचार के लिए एसएसएल और टीएसएल प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करता प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करता। कौन नहीं करता है? आप बताओगे एचटीटीपी। लेकिन आप अब यहाँ पर आ जाओ, ये सिक्योर लिखा है। तो सिक्योर है तो फिर तो इसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा अगर सिक्योर करना है डेटा को अर्थात संचार के लिए एसएसएल, टीएसएल का या हम कहें टीएसएल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये बात आप समझ पाए? चलिए, अब यहाँ पर आओ सवाल में। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और पूरे विकल्प के साथ इसका उत्तर देते हैं। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस के बारे में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर पढ़ो एचटीटीपीएस क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान-प्रदान के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। यहाँ पर कह रहा है एचटीटीपीएस क्या ये डेटा को एन्क्रिप्ट करता है? मैंने कहा हाँ, करता है भाई। यहाँ पर देखो आके एचटीटीपीएस ये एन्क्रिप्ट करता है। ठीक, दूसरे में आओ। एचटीटीपी एचटीटीपीएस की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। कह रहा है कि कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। याद रखो, ये एन्क्रिप्ट करता ही नहीं है। फिर से समझो, कह रहा है कि कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। इसको थोड़ा-सा ऊपर करते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं। दूसरा, एचटीटीपी प्रोवाइड्स लेस सिक्योर एन्क्रिप्शन। एचटीटीपी में क्या एन्क्रिप्शन होता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ एन्क्रिप्शन होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है? ये तो सिंपल टेक्स्ट स्थानांतरित कर देता है। अब उसमें कम या ज़्यादा की बात ही नहीं की जा रही है। तीसरे में आओ, एचटीटीपीएस, एसएसएल और टीएसएल या फिर आप कह सकते हो टीएलएस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। हाँ, ये सही है। पहला वाला सही था, तीसरा वाला सही है और चौथे में पढ़ो, ये गलत हो जाएगा दूसरा। एचटीटीपी एचटीटीपीएस को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। 1 और 3 सही होंगे यहाँ पर, 1 और 3 ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70 70 में कह रहा है कि इस प्रकार का जो मैलवेयर है, वो स्वप्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। इस तरह के सवाल मैंने आपसे करवाए हैं, स्टेटमेंट्स भी करवाए हैं। स्वप्रतिकृति यहाँ पर आओ, इंग्लिश में पढ़ो। मैंने लिखवाया था सेल्फ रेप्लिकेट यानी कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है? देखो ज़रा, यहाँ पे आओ मैंने जब आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ वायरस पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है? कौन से हैं? देखो, बात हो रही है मालवेयर की। ये जो मैलवेयर हैं, इनमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कुछ मैलवेयर्स बताए थे 5 से 6 जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक आप याद रखोगे कंप्यूटर वायरस के बारे में, दूसरा आप याद रखोगे वर्म के बारे में, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा आप याद रखोगे लॉजिकल बॉम्ब के बारे में या टाइम बम और चौथा आप याद रखोगे ट्रोजन के बारे में, ट्रोजन। 5वां मैंने बताया था रूट किट के बारे में और छठा मैंने बताया था स्पाई वेयर के बारे में, ठीक? स्पाईवेयर ये क्या होते हैं? इसमें मैंने कुछ आपसे डिस्कशन किया था जो ये कंप्यूटर वायरस है। क्या ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है क्या? आप बताओगे हाँ, ये सेल्फ रेप्लिकेशन की इसमें प्रवृत्ति होती है। अपनी प्रतियाँ या स्वयं बनाने लगता है। सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक, ओके। वर्म में क्या मैंने खास बात बताई थी? सबसे पहली ही लाइन लिखवाई थी। इसमें भी सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। लॉजिकल बॉम्ब में मैंने दूसरी या तीसरी लाइन लिखवाई थी कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता। सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता, इसमें भी होता है, यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता है। वहीं मैंने ट्रोजन के बारे में कहा था कि यहाँ पर भी
सेल्फ रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक? लॉजिकल बॉम्ब में एक ऐसी आदर्श परिस्थिति उत्पन्न करी जाती है कि जब एकदम से जो गेटवे है, वो खुल जाता है वायरस के लिए। तो ख़ैर, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आओ ज़रा, ट्रोजन में भी सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता है, टाइम बम में भी नहीं होता है, रूटकिट, स्पाईवेयर ये सारे गलत हो जाएँगे। तो यहाँ पर कौन है जो पूरे नेटवर्क में फैल जाता है सेल्फ रेप्लिकेट बना के? आंसर हो जाएगा ई पार्ट, कोई नहीं है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? चलिए, अब मैं आपको वायरस के संबंध में मैंने जो आपको 2-3 फैक्ट्स बताए थे, कई सारे फैक्ट्स हैं, आप नोट्स में देख सकते हो। लेकिन उन फैक्ट्स में से 2-3 फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले वायरस, इसमें एक बात याद रखना कि भैया वायरस जो है, सबसे जो पहला हुआ था वायरस, उसको कब विकसित किया गया था? अगर हम आपसे पूछें इसके इतिहास में जो पहला वायरस था, कहते हैं कि वर्ष था 1971 और इस दौरान एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था रॉबर्ट थॉमस। रॉबर्ट थॉमस। रॉबर्ट थॉमस ने पहला वायरस बनाया था, नाम था क्रीपर, क्रीपर सिस्टम, ठीक? तो क्रीपर सिस्टम इसने पहला वायरस बनाया था 1971 में और मैंने आपको वायरस के कई सारे टाइप्स बताए थे। कौन से वायरस के टाइप्स थे? यहाँ से भी सवाल आपसे स्टेटमेंट्स बना के पूछे जाते हैं। जैसे एक मैंने कहा था कि भैया होता है बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस होता है। इसके बारे में बहुत सारी स्पेशलिटी बताई थी। दूसरा मैंने बताया था कि एक होता है फाइल वायरस। एक मैंने बताया था पॉलीमॉर्फिक वायरस, है ना? पॉलीमॉर्फिक वायरस। और इसमें 2 शब्द मैंने बताए थे, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक मतलब आकार, रूप, रंग। एक ऐसा वायरस जो बहुत सारे आकारों में अपने आप को बदल लेता है। तो जो एंटीवायरस आप इस्तेमाल करोगे, उसके सामने ये अपने आकार बदल देता है। तो वो बेचारा हतप्रभ हो जाता है एंटीवायरस, कहता है कि मालिक अभी तो कुछ और था, ये अब कुछ और हो गया है, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स उड़ा देता है ना? इसके बाद मैंने चौथा बताया था आपको मैक्रो वायरस। ये क्या होता है? मैक्रो लैंग्वेजेज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो वायरस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मल्टीपर्टाइट वायरस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेज़िडेंट वायरस, रेज़िडेंट वायरस। इसके अलावा और भी कई सारे मैंने वायरस बताए थे। इनकी परिभाषाएँ, डेफिनिशंस बताए थे, तो उनका आप रिवीज़न करो बार-बार, ठीक है? चलिए 70 का हो जाएगा 70 का ई। नेक्स्ट देखो 71। ये सवाल बड़ा शानदार है और आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी अ, ब्लॉकचेन की, इस प्रकार के सवाल अब आप हल कर पा रहे होंगे। कैसे? आओ देखो, ये उसी का एक अनुप्रयोग है। लिखा है एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील जो रोगी होते हैं, उनके डेटा को सुरक्षित अगर रखना हो और सुरक्षित रूप से साझा करने की ज़रूरत है, तो फिर निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है? सबसे सुरक्षित तरीका पढ़ो ज़रा। एन्क्रिप्शन के साथ पब्लिक क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करोगे क्या? डेटा साझाकरण के लिए भौतिक प्रतियाँ लागू करोगे क्या? पासवर्ड को सुरक्षित फ़ाइलों के साथ ईमेल पर डेटा साझा करोगे? या फिर सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करोगे? अब आप इस टॉपिक को उठाओ और पहुँचो, यहाँ पर आओ ज़रा। मैंने आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ब्लॉकचेन। सबसे पहले मुझे इसकी परिभाषा बताओ, ब्लॉकचेन के बारे में ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक साझा अपरिवर्तनीय खाता होता है। साझा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय क्यों बोला? कोई चेंज नहीं हो सकता है। अपरिवर्तनीय खाता है। ठीक, गौर करना। इन्हीं सेंटेंस में इसका उत्तर मिलेगा आपको। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन अपरिवर्तनीय खाता है। क्या सुरक्षित है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में इसमें जुड़े रहते हैं। उन ब्लॉक्स को हैक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इन्हीं ब्लॉक्स में डेटा होगा, उस डेटा को भी हैक नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन लेन-देन को सुरक्षित बनाता है। ये, यानी कि जो भी ट्रांज़ैक्शन होगा, जो भी लेन-देन होगा, लेन-देन को सुरक्षित बनाना हो, तो फिर डिजिटल रूप से जानकारी को कहाँ स्टोर किया जाएगा? ब्लॉकचेन में, याद रखो। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लेन-देन को लेन-देन को सुरक्षित बनाना हो
सुरक्षित बनाना हो तो डिजिटल रूप से जानकारी को स्टोर करें स्टोर करें। इसकी एक खास बात होती है। खास बात क्या है? ब्लॉकचेन की। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ब्लॉक अभी मैंने बताया था दूसरे ब्लॉक से कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। इन ब्लॉक्स को अगर आप हैक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड है, जिसे बदला या फिर हटाया नहीं जा सकता। ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप डेटा को स्टोर करते हो, सबसे सुरक्षित तरीका है यही, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय, जहाँ आ गया अपरिवर्तनीय, फिर आप एक ही शब्द का इस्तेमाल करोगे, वो है ब्लॉकचेन। ठीक? सुरक्षित भी है और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए आप ब्लॉकचेन का उपयोग करेंगे। सिंपल से सवाल थे, याद रखिएगा। लेकिन बस एक बार आपको कंप्यूटर पूरा पढ़ना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, और इसके बाद फिर आप सवाल सॉल्व कर पाएँगे, है ना? इस तरह के सवाल देखो, देखने में लगते हैं कि ये बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन अंदर जब वाक़ई में आपने एक बार पढ़ लिया होता है और इसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो फिर आसान है सब। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है क्या? देखो, यहाँ पर आओ। मशीन लर्निंग में मैं लेता हूँ मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग, ये क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो मशीन लर्निंग शब्द है, इसे क्वाइंड कब किया गया था? इसे क्वाइंड कब किया गया था? आप बताओगे 1959 का साल था। जनाब थे, इनका नाम था आर्थर सैमुअल। आर्थर सैमुअल, ठीक? तो आर्थर सैमुअल ने इसको फाइंड किया था, इस शब्द को, मशीन लर्निंग को। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 टाइप्स हैं। कौन-कौन से? एक मैंने बताया था सुपरवाइज़्ड, दूसरा बताया था अनसुपरवाइज़्ड और तीसरा बताया था रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट। यहाँ पर आओ ज़रा, मैंने आपको सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग बताया, मैंने आपको बताया अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, और मैंने आपको रीइन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग बताया। सुपरवाइज़्ड का मतलब क्या है? सुपरवाइज़्ड का मतलब होता है किसी के सुपरविज़न में मशीन सीखती है। किसके? लेबल्ड किए गए डेटा का उपयोग इसमें किया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए लेबल किए गए डेटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है? प्रयोग होगा। यहाँ पर आओ, क्या यहाँ पर लेबल किए गए डेटा का इस्तेमाल होगा? अनसुपरवाइज़्ड है। अनसुपरवाइज़्ड, ध्यान रखें, यहाँ पर अनलेबल्ड डेटा का प्रयोग मशीन ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। अनलेबल्ड डेटा का प्रयोग मशीन लर्निंग के लिए, या हम कहें मशीन की ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? रीइन्फोर्समेंट क्या है भाई? रीइन्फोर्समेंट ये फीडबैक पर आधारित लर्निंग है। फीडबैक का मतलब, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, और अगर आप गंदा काम कर रहे हो तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। अर्थात ये फीडबैक पर आधारित मशीन लर्निंग है। आपसे पूछा जाए फीडबैक पर आधारित मशीन लर्निंग कौन-सी है? आप बताओगे रीइन्फोर्समेंट, अर्थात सही काम करने के लिए पुरस्कृत, सही कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है, और गलत कार्य के लिए इसमें दंड दिया जाता है। ठीक है? दंड का मतलब कोई हथौड़े नहीं चलाए जाते हैं, यानी पेनल्टी लगाई जाती है। इसके अलावा ये 3 तो मैंने बताए थे, 2 मैंने मशीन लर्निंग के टाइप्स और बताए थे। टोटल 5 बताए थे। ठीक है? आम तौर पर ये 3 ही प्रचलित हैं। लेकिन इनमें एक और है जिसे कहा जाता है सेमी सुपरवाइज़्ड। सेमी सुपरवाइज़्ड। सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग, ये क्या है? सेमी, देखो सुपरवाइज़्ड तो लिखा है, यानी कि इसमें लेबल डेटा का तो इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सेमी है, तो लेबल का भी होगा और लेबल रहित अनलेबल्ड डेटा का भी इसमें उपयोग होगा। तो इसमें कौन-कौन से डेटा का उपयोग होता है? तो आप बताओगे लेबल युक्त और लेबल रहित डेटा का उपयोग होगा। यहाँ तक बात समझ पाए? चलिए, अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में। मशीन लर्निंग के बारे में कौन-सा कथन सही है?
कह रहा है कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग के लिए लेबल डेटा का इस्तेमाल होता है। हाँ, सही है। अनसुपरवाइज़्ड के लिए बिना लेबल पैटर्न की पहचान करती है। हाँ, ये भी ठीक है। सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइन्फोर्समेंट कहा जाता है इसे। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल होती है। दरअसल ये हिंदी के जो शब्द हैं ना, ये काफ़ी जटिल हैं। आप यहाँ पर आओ। तीसरा, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होता है फीडबैक। यस, अभी मैंने बताया था फीडबैक। थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनाल्टीज, बिल्कुल। तीसरा सही है। अब आ जाओ सेमी में। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड ओनली फॉर अ लार्ज लेबल्ड डेटा। नहीं, केवल यहाँ पर देखो लिखा है ओनली। क्या केवल लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है? गलत हो जाएगा। यहाँ पर लेबल का भी होता है और अनलेबल्ड का भी होता है, ये गलत हो जाएगा। एक दो तीन, वन टू एंड थ्री। ठीक, इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे सवाल अब आपको करने चाहिए कि आप लोग देख चुके हो कैसे यूपी ट्रिपल एससी लगातार दिसंबर से सवाल बना रहा है और उसी आधार पर अब आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है। और अभी भी आपको यहाँ 10 यानी कि जो 15 अंकों का कंप्यूटर होता है ना, अभी जब पहले 2 से 3 इसके पेपर्स हुए थे, 2, 3, 4 पेपर तक हुए थे, तब ये लग रहा था कि 5 से 6 नंबर भी आ जाएँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए, अब इसने बहुत सारे पेपर्स करवा लिए हैं, अब आपको एक पैटर्न पता चल गया है। तो अब डबल डिजिट में और उससे ऊपर तो नंबर हाल-हाल में आने ही हैं। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। डबल डिजिट क्रॉस करें, ठीक है? नहीं 15 आ पाते हैं लेकिन फिर भी डबल डिजिट से ऊपर आने चाहिए, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आओ। कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम ऊपर से नीचे बताओ। तो ओएसआई मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था। ओएसआई मॉडल में हर एक लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आओ ज़रा, मैं आपसे ओएसआई मॉडल इसकी चर्चा कर लूँ। मुझे बताओ ये जो ओएसआई मॉडल है, ये इस मॉडल को परिभाषित कब किया गया? सबसे पहले थोड़े से इतिहास को जान लें, फिर हम इसके सवाल में आते हैं। इसे परिभाषित कब किया गया था? आप बताओगे 1978 में। 1978 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ह्यूबर्ट ह्यूबर्ट और आगे इसका नाम है जिमरमैन जिमरमैन। सबसे पहले इसने इसको परिभाषित किया था। इसके बाद फिर ओएसआई मॉडल को आईएसओ के द्वारा अपनाया गया। आईएसओ के द्वारा इसे अपनाया गया और ये जो अपनाया गया था 1984 1984 में इसको अपनाया गया था। लेकिन परिभाषित किया था 1978 में और इसको मान्यता मिली थी 1984 में। ठीक है? ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब यहाँ पर आओ ज़रा हम इसकी 7 परतों की बात कर लें। इसमें 7 लेयर्स कौन-कौन सी होती हैं? देखो 7 लेयर्स, गौर करो। इसमें जो 7वीं लेयर होती है ऊपर से नीचे ऐसे हम चलेंगे, इस प्रकार से। और इसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इसके बाद पहली लेयर आएगी। जो 7वीं लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर है, वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। छठी लेयर को कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। 5वीं लेयर को कहा जाता है सेशन लेयर। ठीक है? इसके अलावा आप चौथी लेयर की बात करोगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर इसके बाद जब आप तीसरी लेयर में आओगे तो नेटवर्क लेयर का नाम आपने सुना होगा। नेटवर्क लेयर। इसके अलावा दूसरी लेयर का नाम है डेटा लिंक लेयर। याद रखो, ये रिवीजन करो बार-बार। डेटा लिंक लेयर। और फिर पहली लेयर ये है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? ठीक है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और इसके बाद फिजिकल। अब यहाँ पर आओ ज़रा। सवाल में कह रहा है कि ओएसआई मॉडल लेयर में जो क्रम है, उन्हें सही क्रम में सजाओ कैसे? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। नेटवर्क, फिजिकल, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। इसके बाद आएगा चौथा, इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट, है ना? जस्ट वेट। नेटवर्क है, फिजिकल है, तो एप्लीकेशन तो हो गया। अब इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट आएगा क्या? टी, हाँ, ठीक है। इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट, फिर आएगा नेटवर्क, यानी कि अब होगा
एन और इसके बाद आएगा 2 यानी कि फिजिकल। तो ये हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 यही सही हो जाएगा। ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ो ज़रा। 74 नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, ये आप हो और ये है आपका सिस्टम। आप चारों तरफ से बंद हो किसी सर्वर से, आपको घेरे बैठा है। इस सर्वर में आ गया मेल। अब सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करना है आपको। फिर आप किसका इस्तेमाल करते हो? एमपी का, एफटीपी का या फिर पीओपी का या फिर एसएमटीपी का? आप करते हो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। देखो ये पीओपी क्या होता है? पीओपी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में। सबसे पहले हम पहुँचते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में मैंने आपको 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स बताए थे। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल कहाँ पर? ईमेल में। ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनका इस्तेमाल ईमेल में किया जाता है, उनमें सबसे पहले मैंने बताया था एसएमटीपी के बारे में, फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया था आईएमएपी के बारे में और इसके बाद मैंने आपसे पीओपी के बारे में डिस्कशन किया था। क्योंकि सवाल पीओपी के बारे में है, तो हम पीओपी के बारे में 2-3 फैक्ट्स आपसे आपको रिवाइज़ करवा दें। नाम है पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? नाम ही काफ़ी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो फिर मुझे बताओ ये क्या है? ये आम तौर पर किसी एक क्लाइंट के लिए ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए, याद रखो इसका दूसरा फीचर, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे पीओपी। यहाँ पर आओ ज़रा, सवाल लिखा था ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे पीओपी। भले ही उसका वर्ज़न 3 है, कोई बात नहीं, लेकिन पीओपी तो है। अब इसके वर्ज़न में आ जाओ ज़रा, पीओपी 3 ये क्या है? पीओपी 3 दरअसल ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का एक वर्ज़न है, जिसे कहा जाता है पीओपी 3 वर्ज़न। ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का एक वर्ज़न है, ठीक? और ये जो वर्ज़न है, यही है पीओपी 3। आम तौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ईमेल सर्वर में जो स्टोर किए गए मेल्स होते हैं, उनको इनबॉक्स तक पहुँचाना। गौर करो, मैं बात कर रहा हूँ पीओपी 3 की। कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? 2-3 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहला पॉइंट, ईमेल सर्वर में ईमेल सर्वर में स्टोर किए गए मेल को कहाँ प्राप्त किया जाएगा? मेल को इनबॉक्स में प्राप्त किया जाएगा। इनबॉक्स में प्राप्त करना और ये प्राप्त करने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल ज़िम्मेदार होता है? पीओपी, ठीक? ये जो पीओपी प्रोटोकॉल है, पीओपी 3 आम तौर पर पीओपी 3 को 2 नेटवर्क पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसमें 2 नेटवर्क पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन-कौन से हैं? पोर्ट एक तो है जिसे कहा जाता है पोर्ट 110। आपसे अगर पूछा जाए पीओपी 3 में जो पोर्ट 110 है, क्या वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है? आप बताओगे हाँ, ये एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट। सीधी-सी बात याद रखना, सीधा सवाल आपसे पूछा जाए पीओपी 3 में डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन-सा है? आप बताओगे पोर्ट 110। इसके अलावा एक पोर्ट है जिसका नाम है 995। ये क्या है? ये सुरक्षित अनुप्रयोगों के लिए है। सुरक्षित अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होता है। अनुप्रयोगों के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षित अनुप्रयोगों के लिए कौन-सा पोर्ट है? 995 और डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन-सा है? 110। ठीक है? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 75। 75 में कह रहा है कि सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज़ स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? इसे कहा जाता है सोशल नहीं ये तो गलत हो जाएगा। कम्युनिटी मॉडरेटर, यूज़र एंगेजमेंट, सोशल ग्राफ ये सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 76 कह रहा है कि इनमें से कौन-सा मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या फिर मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? मोबाइल डिवाइस से
टीवी या फिर मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग में सक्षम कौन बनाता है? इसे कहते हैं, ये तो लो एनर्जी के लिए है। वाईफ़ाई डायरेक्ट तो गलत होगा। सीएईसी दरअसल ये होता है कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, है ना? कंज़्यूमर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल करना, ये भी गलत हो जाएगा, मीरा कास्ट होगा इसका सही उत्तर। मीरा स्ट देखो, मीरा कास्ट ये क्या होता है? आओ ज़रा चर्चा करते हैं इसकी थोड़ी-सी। दरअसल ये है क्या मीरा कास्ट? आम तौर पर जो नए स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, उनमें एक सुविधा होती है और वो ये सुविधा होती है कि फ़ोन में अगर आप टीवी या फिर कंप्यूटर से वायरलेस तकनीक से कनेक्ट करना चाहो, तो आप कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि मीरा कास्ट क्या है? अर्थात मीरा कास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले मानक होता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और इनको केबल का उपयोग किए बिना हम टीवी पर साझा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अर्थात मीरा कास्ट आपके एंड्रॉयड और डिस्प्ले के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करता है। लिख लो ज़रा इसकी एक बात कि फ़ोन को फ़ोन को टीवी या फिर कंप्यूटर से जस्ट वेट फ़ोन को टीवी या फिर कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा? यहाँ पर आओ ज़रा, सीमलेस, ठीक है? फ़ोन को टीवी या फिर कंप्यूटर से वायरलेस तरीके से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। तरीके से कनेक्ट करने की सुविधा है सुविधा है। यहाँ तक बात समझ पाए? तो ये है मीरा कास्ट, इसको याद रखो। अच्छा इसी में एक शब्द दिया गया था, पहला ऑप्शन था बीएलई, ये लिखा है बीएलई। इसका पूरा नाम याद रखो सबसे पहले तो, नाम है लो एनर्जी ब्लूटूथ लो एनर्जी, इसका पूरा नाम है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? या फिर हम ये कहें कि ये किसके समान है? तो आप बताओगे सबसे पहले यह ब्लूटूथ क्लासिक के समान है। ब्लूटूथ क्लासिक के समान है। और ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले कब अस्तित्व में आई थी? इसे 2011 में 2011 में पहली बार सुलभ बनाया गया सुलभ बनाया गया। आम तौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? हम ऐसे उपकरणों में करते हैं जो बिजली बचाते हैं, इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। ठीक, एक शब्द मैंने और देखा था, ये लिखा है एचडीएमआई, सीईसी ये क्या होता है? इसको भी लिख लो, नहीं तो इस तरह के फुल फॉर्म्स या तो पूछे जा सकते हैं या फिर इनके बारे में। तो सबसे पहले एचडीएमआई, सीईसी इसका पूरा नाम मुझे बताओ। सबसे पहले तो एचडीएमआई का पूरा नाम बताओ। नाम है डेफिनिशन हाई डेफिनिशन और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीमीडिया, आई फॉर हो जाएगा इंटरफेस। सीईसी क्या है? सीईसी बोलते हैं कंज्यूमर, ई का मतलब हो जाएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। इसका पूरा नाम याद रखो, फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। इसकी अ, स्पेशलिटी क्या-क्या हैं? देखो, अब आगे बढ़ो ज़रा। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से टेक्स्ट फ़ंक्शन का आउटपुट क्या होता है? ये लिखा है लिखा है इक्वल्स एमआईडी लाइब्रेरी 4, 2 इस तरह के जो फ़ॉर्मूले हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताए हुए हैं और लगभग सारे फ़ॉर्मूले मैंने बताए हैं। देखो, कोई भी फ़ॉर्मूला स्टार्ट होता है एमएस एक्सेल में वो बराबर के सिंबल से स्टार्ट होता है। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार। एमआईडी मैंने लिखा LIBRARY लाइब्रेरी 4, 2 इस तरह से मैंने लिखा। इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आपको एमएस एक्सेल के टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा और वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लगभग सारे फ़ॉर्मूलेज़ को मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, लाइब्रेरी में 4, 2 तो आप यहाँ से 4 काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 ये 4 हो गया और यहीं से आपको 2 आगे बढ़ना है, राइट की तरफ 2 आगे बढ़ना है, यानी कि एक आर हो गया और एक ए हो गया। आंसर हो जाएगा आरए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो ज़रा। फ़ॉर्मूले याद रखिए, आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं
यूपी ट्रिपल एससी के हर 1-2 एग्ज़ाम छोड़ के फ़ॉर्मूला हर एक परीक्षा में लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है? कोई ना कोई, हर एक परीक्षा में फ़ॉर्मूला पूछा जा रहा है, इसलिए याद रखो। चलिए, अब बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। आपने ओएसआई मॉडल को देखा था और आपने टीसीपी और आईपी मॉडल को अब आप देखोगे। ओएसआई भी मैंने आपको बताया हुआ है, टीसीपी, आईपी बताया हुआ है। इनका आपको आज टारगेट यही है कि इनका रिवीजन करो, ठीक है? चलो, अब हम बढ़ते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की तरफ। यहाँ पर आओ, टीसीपी आईपी मॉडल। क्या है ये टीसीपी आईपी मॉडल? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो मॉडल है, आपसे इसमें परतें पूछी जा सकती हैं। इसमें कौन-कौन सी लेयर्स हैं? आप बताओगे इसमें टोटल 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर, पहली का मतलब इसमें जो लेयर्स हैं, उनमें एक लेयर है जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। इसमें दूसरी लेयर है जिसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसकी जो लेयर है उसे कहा जाता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। और चौथी लेयर है जिसे कहा जाता है नेटवर्क एक्सेस एक्सेस लेयर, ठीक है? ये मैंने आपको 4 लेयर्स बताई थी टीसीपी आईपी मॉडल में। यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, अब मुझे बताओ ज़रा, इसी में क्वेश्चन में आओ ज़रा। अ, यहाँ पर पहला पढ़ो। एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी, एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल शामिल होते हैं क्या? तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर क्या है? आप बताओगे ओएसआई मॉडल। ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ओएसआई मॉडल की 3 परतों के कार्यों को इस लेयर में एक साथ जोड़ा जाता है। याद रखोगे, यह ओएसआई मॉडल की 3 परतों 3 परतों के कार्यों को जोड़ती है, ठीक है? 3 परतों के कार्यों को जोड़ती है। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन-सी 3 परतों के कार्यों को जोड़ती है, तो आप बताओगे उनमें से एक परत है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दूसरी परत है प्रेज़ेंटेशन लेयर, प्रेज़ेंटेशन लेयर। और तीसरी परत है, इसे कहा जाता है सेशन लेयर, ठीक है? ये 3 लेयर्स हैं जिनके कार्यों को आपस में जोड़ती है। सवाल मेरा ये था कि टीसीपी आईपी मॉडल में कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है? याद रखो, टीसीपी आईपी मॉडल में प्रोटोकॉल, कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है? इनमें से एक प्रोटोकॉल का नाम है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल का नाम है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल का नाम है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक? ये तो बात हो गई एप्लीकेशन लेयर की, तो यहाँ पर एचटीटीपी शामिल है। दूसरे में आओ, डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है क्या? डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की ये पहली लेयर है क्या? क्या वास्तव में पहली लेयर है? नहीं भाई, पहली लेयर तो फिजिकल लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। जो पहली लेयर है, वो तो फिजिकल लेयर है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो ज़रा। कहाँ मैंने बताया था? 7 लेयर्स, ये ओएसआई मॉडल की थी। पहली लेयर कौन-सी है? पहली लेयर है फिजिकल लेयर। ये गलत हो जाएगा, ठीक? बी कथन आपका गलत है। सी में आओ। तरह की नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेटों की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में जो नेटवर्क लेयर होता है, वो उपकरणों के बीच में पैकेट्स की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपको नेटवर्क लेयर पता होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। देखो, नेटवर्क लेयर क्या होती है? ये जो नेटवर्क लेयर है, गौर करना। सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें प्रोटोकॉल्स भी पूछे जाते हैं आपसे। कौन-कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? आप बताओगे आईपी, आईसीएमपी, एआरपी। इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये काम क्या करती है? यह लेयर यह लेयर एक नेटवर्क पर एक डिवाइस से, गौर करना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा के पैकेट को डेटा के पैकेट को रूट करने के लिए ज़िम्मेदार है, रूट करने के लिए ज़िम्मेदार है।
यानी कि मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये नेटवर्क लेयर ज़िम्मेदार है। तो ये जो लिखा है ना कि उपकरणों के बीच पैकेटों की रूटिंग करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये कथन सही हो जाएगा। चौथे में आओ, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पूछा है, यहाँ पर आओ ज़रा, इसके बारे में भी एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर, चलो देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम क्या करता है? मुझे बताओ। तो आप बताओगे ये डेटा रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट का आदान-प्रदान करते हैं। आदान-प्रदान करते हैं, ठीक है? और अगर कोई पैकेट खो जाता है तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए भी ये लेयर ज़िम्मेदार है। यदि खो गए, ऐसे लिखो, यदि मत लिखो। खो गए पैकेट को पुनः प्राप्त करने के लिए भी ये लेयर ज़िम्मेदार होती है। और पैकेट क्रम से बिना किसी त्रुटि के गंतव्य तक पहुँचे, इसके लिए भी कौन ज़िम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट मतलब पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहा है। फिर भेजेगा कैसे? बिना किसी त्रुटि के, अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। अर्थात पैकेट क्रम से क्रम से बिना किसी त्रुटि के बिना किसी त्रुटि के गंतव्य तक पहुँचे गंतव्य तक पहुँचे। इसके लिए भी कौन ज़िम्मेदार है? यही है ट्रांसपोर्ट लेयर ज़िम्मेदार, ठीक है? इस ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन-कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपसे ये पूछे, कौन-कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? तो आप बताओगे इसमें अ, आम तौर पर टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है और इसमें आम तौर पर यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ पर आओ। ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन, एक विश्वस्त तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कथन सही हो जाएगा। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और डी भी सही है। कौन-सा है जो गलत है? यही बी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है? सिंपल से सवाल हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे सवाल सिंपल हो सकते हैं, लेकिन एक बार डिटेल में कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित वेब प्रौद्योगिकी को उनके विवरण के साथ सुमेलित करो। ये लिखा है एचटीएमएल, ये लिखा है सीएसएस, ये लिखा है जावास्क्रिप्ट और ये लिखा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इन चारों शब्दावलियों को उठाओ और यहाँ पर आओ ज़रा, यहाँ पर आओ। देखो, जस्ट वेट, मैं इसमें फिर से लेके ले चलता हूँ। वेब प्रौद्योगिकी, है ना? जस्ट वेट, मैं इसमें इंग्लिश में थोड़ा-सा पढ़ लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Match the following web technologies with their descriptions: HTML इंटरैक्टिविटी, CSS स्टाइल और जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर्स है और एसक्यूएल, हाँ ठीक है। आओ देखो, गौर करो यहाँ से। दरअसल आपने वेब पेज के बारे में पढ़ा होगा। वेब पेज, वेब पेज के 3 प्रमुख घटक होते हैं। 3 प्रमुख घटक होते हैं। गौर करना। ये जो 3 प्रमुख घटक हैं, ये कौन-कौन से घटक हैं? इनमें से एक घटक को कहा जाता है एचटीएमएल, गौर करना। दूसरा घटक होता है, उसे कहा जाता है जावास्क्रिप्ट और जो तीसरा घटक है, वो है सीएसएस। वेब पेज के 3 प्रमुख घटक हैं। एक है एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और तीसरा है सीएसएस। अब ये जो एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है, इसी के बारे में आओ समझते हैं। सबसे पहले हम उठा लेते हैं एचटीएमएल को। यहाँ पर देखो, मैंने ले लिया एचटीएमएल, गौर करना। ये जो एचटीएमएल है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे, वेब पेज में स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? यानी वेब पेज में स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा,
अब एक शब्द मैंने और यहाँ पर लिखा था सीएसएस, पहले सीएसएस को उठा लो। मैंने लिखा सीएसएस। ये सीएसएस क्या है? आम तौर पर इसे जो भी वेब पेज है उसे स्टाइल करना। इसका अगर हम आपसे पूरा नाम पूछें, तो इसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट। अब यहाँ पर देखो, सीएसएस इसमें शब्द में ही है स्टाइल। जो भी शीट तैयार की जा रही है उसको स्टाइल देना, यानी इसे स्टाइल करता है वेब पेजेस को, ठीक है? और जो सीएसएस है, यह एक स्टाइल शीट भाषा है। यह एक स्टाइल शीट भाषा है। ठीक? इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है वेबसाइटों की जो प्रेज़ेंटेशन होती है, उसकी प्रस्तुति होती है, उसको स्टाइल देने के लिए। अर्थात वेबसाइटों वेबसाइटों के प्रेज़ेंटेशन को प्रेज़ेंटेशन को स्टाइल देने के लिए स्टाइल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। अब एक शब्द और बचा, मैंने आपको एचटीएमएल बता दिया, सीएसएस बता दिया, एक शब्द और बचा है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर आओ ज़रा, हम आपसे जावास्क्रिप्ट की चर्चा कर लें। जावास्क्रिप्ट ये क्या है? देखो, जावास्क्रिप्ट वास्तव में एक प्रोग्रामिंग भाषा है। गौर करना। आम तौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जो भी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के लिए जो गतिशील कंटेंट होता है, मूवेबल कंटेंट होता है, गतिशील सामग्री बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात वेबसाइटों में वेबसाइटों में गतिशील सामग्री गतिशील सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है? आम तौर पर। तो अभी मैंने आपसे 3 के तीनों शब्दों के बारे में चर्चा कर लिया। अब यहाँ पर आओ, मैच कराते हैं इन विकल्पों को। ये जो आपसे टेबल दी गई है, इसको मैच कराओ ज़रा। एचटीएमएल, मैंने आपको बताया था एचटीएमएल करता क्या है? वेब पेज में स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, ठीक? यहाँ पर देखो, वेब पेज में स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, ऐड करता है, इसको इंटरैक्टिविटी को इन वेब पेजेस। ये बात आप समझ पाए? अच्छा, सीएसएस क्या था? सीएसएस में मैंने कहा था कि ये सीएसएस इसे स्टाइल करता है, अर्थात इसका नाम ही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी कि यह स्टाइल शीट भाषा है जो वेबसाइटों को प्रस्तुतिकरण के लिए स्टाइल करती है, अर्थात वेब पेजेस को स्टाइल करना। ठीक है? बी का हो जाएगा दूसरा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या बताया था? जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइटों में गतिशील सामग्री के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अर्थात स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑन वेब पेजेस। अब मुझे इसमें ऑप्शंस मैच कराने हैं। तो यहाँ पर आओ, बी का दूसरा हो जाएगा, बी का ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी का हो जाएगा दूसरा, यानी डी पार्ट सही हो गया, ए का हो जाएगा 3, एचटीएमएल का हो जाएगा स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑन वेब पेजेस। बात समझ पा रहे हो? स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑन वेब पेजेस। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट का कहाँ जाएगा? सी का हो जाएगा पहला, जावास्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा ऐड इंटरैक्टिविटी टू वेब पेजेस। यानी वेबसाइटों के लिए गतिशील सामग्री के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है? अब इसमें एसक्यूएल के बारे में आपसे पूछ रहा है, एसक्यूएल। ये तीनों तो कन्फर्म हो गए आपके, ठीक? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये मैनेजेस डेटाबेस। सबसे पहले आओ हम एसक्यूएल के बारे में और जान लें। यहाँ पर आओ, मैंने लिखा एसक्यूएल, ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्वेरी भाषा है। क्या है? क्वेरी भाषा। आम तौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा तक पहुँचने व उसे बदलने में, या हम कहें उसे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें बदलाव करने के लिए किया जाता है। बदलाव करने के लिए किया जाता है। ठीक? फिर से समझो, डेटाबेस में डेटा तक पहुँचने और उसमें बदलाव करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि डेटा को मैनेज करने के लिए।
इसका इस्तेमाल होता है एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस को मैनेज करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब यहाँ पर आओ, एसक्यूएल का सीधा संबंध हो जाएगा चौथे से, डेटा मैनेजेस डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करना। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? चलिए, अब मैं आपको एक शब्द और समझाता हूँ। ये मैंने सीएसएस के बारे में बताया था, सीएसएस क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। यह एक स्टाइल शीट भाषा है, जो वेबसाइटों के प्रेज़ेंटेशन को स्टाइल देने के लिए आम तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मुझे बता सकते हो आप कि एचटीएमएल में सीएसएस जोड़ने के कौन-कौन से तरीके होते हैं? आपसे पूछा जा सकता है। एचटीएमएल में सीएसएस जोड़ने के तरीके, स्टाइल्स को जोड़ने के तरीके, ये आम तौर पर 3 होते हैं। कितने टाइप्स हैं? 3, याद रखो। पहले टाइप्स को कहा जाता है इनलाइन सीएसएस, सीएसएस। दूसरा जो टाइप होता है उसे इंटरनल सीएसएस कहा जाता है। सीएसएस क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और जो तीसरा टाइप है उसे एक्सटर्नल सीएसएस कहा जाता है। ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 को देखो, कह रहा है कि मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा घटक महत्वपूर्ण है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, या फिर एम्बिएंट लाइट सेंसर, या फिर वाइब्रेशन मोटर, या फिर कैपेसिटिव टच स्क्रीन। नाम है हैप्टिक फीडबैक। यहाँ पर आओ। देखो, टू एनेबल टू एनेबल हैप्टिक फीडबैक, आम तौर पर आप अपने लैपटॉप सॉरी मोबाइल में जब इस फीडबैक को एक्टिव करते हो तो आप कैसे करोगे? आप जाओगे, सबसे पहले आप फ़ोन की सेटिंग में जाएँ, इसके बाद आप साउंड में जाएँ, इसके बाद आप फीडबैक हैप्टिक फीडबैक का विकल्प चुनें। अगर ना मिले तो आप चुनें वाइब्रेशन फीडबैक। ठीक है? और जैसे ही आप इसको चुनते हैं तो आपके मोबाइल में हल्का-सा कंपन होता है। खैर, यहाँ पर आओ, अगर आपको इनेबल करना हो, देखो लिखा है इनेबलिंग हैप्टिक फीडबैक ऑन मोबाइल, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे वाइब्रेशन मोटर, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा ये क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आओ ज़रा इनके विकल्पों को समझ लें। प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये क्या है? तो आप बताओगे, बिना किसी भौतिक संपर्क के पास की जो वस्तुएँ होती हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगाता है ये। आम तौर पर इसका जो उपयोग होता है, वो उपयोग मोबाइल डिवाइस में होता है। मोबाइल डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे? बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना किसी भौतिक संपर्क के पास की वस्तुओं का जस्ट वेट, पास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, कि उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इससे उपस्थिति जस्ट वेट, बिना किसी भौतिक वस्तु के संपर्क में पास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है? लगाया जाता है। चलिए, तो ये 15 क्वेश्चन्स थे आपके कंप्यूटर के। ये किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो अभी हाल ही की परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम था जिसमें पूछे गए थे, और ये पेपर आप ही लोगों के द्वारा मुझे व्हाट्सएप पे भेजा गया था। ठीक है? तो इसी प्रकार से जो भी हुए हैं दिसंबर से लेकर अब तक, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलते-चलते यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर, ये बैच अगर आपको इससे जुड़ना हो, तो बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर करवाया गया है, आप इनसे जुड़ सकते हो। ठीक है? और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद।